चलो ऑस्मोसिस स्टार्ट करेंगे। अब ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? एक डिफ्यूजन ही है, बट डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। तो वाटर के स्पेसिफिकली अगर मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। डिफ्यूजन मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, या बोल सकते हैं वाटर का हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर फ्री एनर्जी टू लोअर। समझ आ रहा बात क्या बोल रहा हूँ? हायर पोटेंशियल टू लोअर, या हायर फ्री एनर्जी टू लोअर फ्री एनर्जी की तरफ अगर वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस किस में हो रहा है भैया? है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है ना? सेमी का मतलब कुछ कुछ को बस अलाउ करेगा। ठीक है, हर चीज को अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ चीजों को ही अलाउ करेगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखेंगे कि भाई जैसे दो अपन मान के चलते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये एक सॉल्यूशन है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अगर मैं बोलूंगा कि 100 H2O यहाँ पर है, 100 H2O यहाँ पर है, ठीक है ना, लेकिन सॉल्यूट यहाँ पर सॉल्यूट जो रहता है यहाँ पर अपन मान लेते हैं 30 है, और यहाँ पर सॉल्यूट, बेटा ये म्यूट करो तो, बहुत आवाज आ रहा है, किसका है ना, और सॉल्यूट यहाँ पर 80 है, 70 है। ठीक है, सॉल्यूट यहाँ पर 70 है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर देखोगे तो 130 मॉलिक्यूल हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो 170 मॉलिक्यूल होगा। समझ आ रहा बात ये? ठीक है, तो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। एक मिनट। हाँ, तो अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी किसके पास है? सॉल्यूशन ए के पास है या सॉल्यूशन बी के पास है? ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर का फ्री एनर्जी किसके पास है? ए के पास। है ना, ए के पास है। और ये क्या बताया हम लोगों ने? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक, तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। तो अब यहाँ पर क्या सॉल्यूट यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है? नो सर। क्या सॉल्यूट यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है? नो नहीं। सर। तो भाई सेमी पर ये इजीली कौन मूव कर सकता है? डिफ्यूजन के थ्रू। क्योंकि देखो सॉल्यूट जो भी होते हैं, है ना, सारे, हाँ, सारे सॉल्यूट जो रहते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। सॉल्यूट जो होते हैं, ठीक है, वो मेनली फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मूव करेंगे, चाहे उसमें एनर्जी लगे या ना लगे। मतलब फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू लगेगा, जिस जो कि पैसिव होता है। और कुछ सॉल्यूट जो रहते हैं वो एक्टिवली भी मूव करेगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर के थ्रू। ठीक है, तो सॉल्यूट के थ्रू तो भैया मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होते हैं उसके थ्रू होगा, पैसिव या एक्टिव।
लेकिन वाटर जो रहता है वो फ्रीली मूव कर सकता है, किसी के फैसिलिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, ये अपना क्या करेगा, हायर टू लोअर मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर देखें, इन दोनों सॉल्यूशन में अगर देखें तो सबसे कम सॉल्यूट इसके पास है, मतलब ज्यादा फ्री एनर्जी है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूट के मुकाबले। यहाँ पर सॉल्यूट के मुकाबले कम फ्री एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल के पास। तो मैंने बताया कि भैया हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी, बेटा म्यूट करो, ठीक है, या हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो अब यहां से सॉल्यूट कहां से कहां मूव करेगा, वाटर ए से बी में मूव करेगा, है ना। तो ए से बी में मूव करेगा, ए से बी में मूव करेगा, समझ आ रहा बात? तो ये जो होता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ए से बी में ये मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है ये आप लोगों को समझ आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात? ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ कम सॉल्यूट है, दैट इज ज्यादा हाई एनर्जी। इस वाटर मॉलिक्यूल में सेम है सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पर है वाटर मॉलिक्यूल 100 बट सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो लो एनर्जी होगी वाटर की, लो फ्री एनर्जी होगी। तो हाई से लो, या फिर बोलेंगे कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से कम वाटर मॉलिक्यूल में जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कम इन द सेंस किस रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, या फिर हम बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये हो गया बेटा ऑस्मोसिस। लेकिन एक स्टेज होगा कि अब ये जो वाटर है इसकी एंट्री को, ये जो सेल है, मैं इसको दो सेल मान लेता हूं, जो कि एक सेमी परमेंट मेम्ब्रेन से क्या है बेटा, बीच से, है ना, पार्टीशन है इसका, ये दो सेल है जिसमें सेमी परमेंट मेम्ब्रेन के दो ये लोग सेपरेटेड है, दो सेल है या दो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई कितना वाटर जाएगा, कितना वाटर जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा जाते जाएगा, अब इसमें उतना ही वाटर जाएगा जितना इस सॉल्यूट को कंपनसेट कर सके, या यहां से उतना ही वाटर निकलेगा जितना इस सॉल्यूट के साथ कंपनसेट हो सके। ठीक है, तो एक कंपनसेशन लेवल अचीव करेगा ये सॉल्यूशन भी और ये सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो यहां से यहां जा रहा है क्योंकि सॉल्यूट जाता है, तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू फ्लो हो रहा है वाटर का। लेकिन भैया ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, एक लिमिट के बाद ये बोलेगा ना भाई बस कर, हो गया, इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, अब ये डाइल्यूट हो गया इसके मुकाबले। तो दोनों में इक्विलिब्रियम कभी ना कभी अचीव होगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि इसमें कितना आएगा, जैसे मान के चलो मुझे 130 और 170 है, तो मुझे अब क्या करना है, या तो इसको इससे 20 मॉलिक्यूल निकाल के इधर डाल दो, या तो, समझ आ रहा बात, या तो 20 मॉलिक्यूल निकाल के इधर डाल दो, इधर वाला 20 मॉलिक्यूल निकाल के इधर डाल दो, या तो हम इसमें इतना मॉलिक्यूल डाल दें कि इसका और इसका रेशियो सेम हो जाए। मतलब क्या है, 100/30 अगर ये है और यहाँ पर 100/70 है, तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो मेंटेन करना है। तो अब इसका रेशियो कैसे मेंटेन होगा, या तो मैं इधर नीचे का हटा दूं और 30 तक ला दूं, या तो फिर मैं इसको हटा दूं और इसका जो रेशियो होगा वो मेंटेन करूं। तो इसका कितना रेशियो होगा, ऐसा कितना होगा, है कितना होगा इसका, एक अगर इसको मैं अगर 2 डिजिट में लाऊं, 2 डिजिट में लाऊं अगर, है ना, रेशियो में ना लूं, 1.4 कितना होगा, 1.4 1.4 होगा। ठीक है, इसका कितना होगा, अप्रोक्स 3.3 3.3। ठीक है, मैं ऐसा ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या, रेशियो में डिफरेंस है ना, सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट, सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट। ठीक है, तो ये रेशियो में डिफरेंस है। अब मुझे रेशियो ही तो मेंटेन करना है, तो मैं क्या करूंगा भैया, नीचे का नहीं कर सकता तो ऊपर का हटा दूंगा, तो ऊपर का हटा दूंगा, तो ऊपर का मैं कितना हटा दूंगा, ऊपर का मैं हटा दूंगा, अगर मैं यहाँ से 30 हटा दूंगा तो ये 130 हो जाएगा। तो अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, चलो मैं 40 हटा देता हूँ तो थोड़ा सा आसानी होगा, है ना, 40 हटा दूंगा तो आसानी होगा। तो ये 2 हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब इसका मैं क्या करूंगा भैया, अब यहाँ पर मैंने 40 आ गया, अब 60 आ गया, कितना हो गया, तो ये
पहले कितना था 3.3। बेटा ये कितना नॉइस आ रहा है यार। ठीक है, अब ये जो न्यू रेशियो रहेगा, न्यू न्यू में क्या होगा बेटा, न्यू में क्या होगा, पहले ये 100 था, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। ये न्यू वाला रहेगा, ठीक है 1, तो ये 2 हो गया, और ये न्यू में क्या रहेगा बेटा, यहाँ से हटा दिए, यहाँ से -40 कर दिए, और यहाँ पर +40 कर दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60/30 कितना हो जाएगा 2। तो कुल मिलाकर के दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया समझ आ रहा सर। है आप लोगों को? ठीक है, यस सर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 40 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ ऐड हो गया। तो इससे क्या होगा बेटा, अब ये सॉल्यूशन भी क्या हो गया, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के हिसाब से बैलेंस हो गया, मतलब दोनों जो रहते हैं ये आइसोटोनिक हो जाएंगे, दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे। पहले क्या था, ये हाइपरटोनिक था, वाटर मॉलिक्यूल सेम है बट सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये हाइपरटोनिक था, ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा हाइपरटोनिक, और ये सॉल्यूट कम है सेम वाटर है हाइपोटोनिक। फिर मैंने न्यू जो रेशियो बताया मॉलिक्यूल्स को इधर, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल को इधर ट्रांसफर करके, ठीक है, तो अब क्या हो गया, दोनों सॉल्यूशन जो रहता है वो आइसोटोनिक हो गए। कैसे हो गया समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये रेशियो के थ्रू हम एक एक ऐसी बोल सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है, ऐसा कुछ बुक में नहीं दिया है आपके समझाने के लिए। समझ आ रहा है आप लोगों को, ये जो मॉलिक्यूल का मैंने इधर भेजा है उसके हिसाब से? ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो न्यू सॉल्यूशन होगा, जो न्यू सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर ऐड हो गया तो 140 प्लस ये 70 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 प्लस 30। तो ये एक्चुअल में ये बैलेंस हो रहा है वाटर एंड सॉल्यूट के मुकाबले, तो ये आइसोटोनिक हो गया। ठीक है, समझ आ रहा बात? लेकिन अब अगर यहां से और वाटर मूव करना चाहेगा तो क्या होगा बेटा? देखो वाटर मूव हुआ है, इसका मतलब इसका जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है ये डिस्टेंड होगा, फैलेगा, फैलेगा भैया, पानी ऐड होगा तो ये फैलेगा चारों तरफ से, चारों तरफ से फैलेगा, तो क्या होगा भैया, वॉल एक प्रेशर लगाएगा कि बस भैया इससे ज्यादा नहीं, मैं भी इलास्टिक हूं लेकिन एक लिमिट तक इलास्टिक हूं, क्योंकि वॉल जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है, तो ये भी मैं इलास्टिक हूं, तो कितना ही फैलूंगा, फट जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को, साइटोप्लाज्म को या सॉल्यूशन को दबाने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा बात? तो दबाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर क्या होगा भैया, ये जो सॉल्यूशन है ये भी दबाने की कोशिश करेगा, उसी को हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, जो वॉल प्रेशर के अगेंस्ट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा प्रेशर वॉल लगा रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है वॉल पे, ठीक है, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर इस सॉल्यूशन के द्वारा और एंट्री ना हो, पानी का, वाटर की और एंट्री ना हो, क्योंकि जगह नहीं है, अब ये बैलेंस हो गया है, ठीक है, इसके मुकाबले। तो और वाटर की एंट्री को रोकने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, एक अपोजिट प्रेशर लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, समझ आ रहा है? तो इतने एरिया पर एक फोर्स लगाएगा ये सॉल्यूशन की, और अब नहीं चाहिए वरना ये फट जाएगा, और जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया अब यहाँ की फ्री एनर्जी और यहाँ की फ्री एनर्जी लगभग बराबर हो गई, तो अब यहाँ पर ये रोकेगा और मत घुसो पानी, तो वो क्या कहलाता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक अपोजिट प्रेशर लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आ रहा बस? अब इसको अगर करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में आने के रोकने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसी का एक बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट है कि जो एग का जो मेम्ब्रेन होता है, अगर आप लोग कोई एग खाए होंगे, नहीं भी खाए होंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, एग का जब एग को फोड़ेंगे उबालने के बाद,
उबला हुआ अंडा लेना। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है, आज खत्म हो गया, कल आप लोग एक एग लाना, उसको उबालना, ठीक है, भले मत खाना, ठीक है। अब वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियन है, ब्राह्मण लोग हैं, तो वो लोग कृपया ऐसा ना करें घर पर, हो सकता है आपके घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो लोग कर सकते हैं, एग लाना, एग को उबालना, उबालने के बाद एग को तोड़ना, क्रैक करना। तो अब एग को जब आप क्रैक करोगे तो ऐसे नहीं वो एग पूरा टूट के ऐसा फेंका जाएगा, उसका जो शेल है वो टूट के नहीं फेंकाएगा। अगर आप ऐसे ऐसे उसको ठोकोगे एग को, ठीक है, तो ठोकोगे तो आप देखोगे ये क्रैक होकर के वहीं चिपका हुआ। क्यों? एग का जो शेल है वो क्रैक होकर के एग के ऊपर चिपका हुआ है। क्यों? लेकिन जैसे ही आप निकालते हो तो आपको क्या दिखता है कि एग का जो शेल है वो क्रैक है, और वो उसके जस्ट नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो शेल चिपका हुआ है, वो पूरे के पूरे शेल जो रहते हैं उस मेम्ब्रेन में चिपका हुआ है। ठीक वैसे ही आप लोगों के, सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, सभी का कभी ना कभी जो फोन का जो स्क्रीन गार्ड है वो टूटा होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो स्क्रीन गार्ड जब टूटता है तो ऐसा नहीं है ना कि कांच ऐसे पूरा भरभरा के नीचे फिसल के गिर जाए। क्या नहीं। होता है, पूरा स्क्रीन गार्ड जब ग्लास टूटता है तो वो एक पतला सा ना पॉलिथीन जैसा मेम्ब्रेन होता है, उससे चिपका हुआ रहता है। आप कभी कभी टाइम पास करने के लिए ऊपर का स्क्रीन को ऐसे ऐसे निकालते हो, हाँ। ग्लास को, है ना, यस। और अंदर देखते हो एक मेम्ब्रेन है, तो वैसे ही एग में होता है सेम। समझ आ रहा बात? तो क्योंकि मैं अभी, मेरा भी स्क्रीन गार्ड टूटा है ना, एक छोटा सा हिस्सा, तो मैं भी ऐसे ही उसको टाइम पास कभी कभी उसको कांच को टूटा वाला है तो निकाल देता हूँ। अभी का दुकान बंद है तो अपन नहीं लगा सकते नया, तो कभी कभी ऐसा उसको निकालता हूँ। तो ठीक वैसे ही एग में होता है। तो वो जो मेम्ब्रेन जिससे कि एग का शेल चिपका हुआ है, वो उसको निकालते हैं एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि बेटा उसी मेम्ब्रेन के थ्रू एग जो रहता है ना, अब आप सोचोगे कि यार एग में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जो एग में ना बहुत ही माइन्यूट से पोर्स होते हैं, बहुत छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जब एग के अंदर चिक डेवलप होता है तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ना, फूड तो मिल गया, अंदर रिजर्व फूड है, ठीक है, बट उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो जो एग शेल होता है ना, उसमें बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही माइन्यूट, तो वो ऑक्सीजन जो रहता है वो डिफ्यूज होता है, और एग शेल के जस्ट नीचे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो एक्चुअल में क्या है, एग का वही मेम्ब्रेन को निकालते हैं, समझ आ रहा है, एग का वही मेम्ब्रेन को निकालते हैं, एग शेल को HCl में डिसॉल्व वगैरह करके, देन एक कंटेनर के ऊपर, उस मेम्ब्रेन को रख देते हैं, और यहाँ पर से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऐसा एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये जो प्रेशर होगा इस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट लगेगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट जो रहता है और ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, वैसे आपको बता दूं कि जैसे ये मान के चलो, ये एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, शुगर सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूट। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये प्योर वाटर है, ये समझ आ रहा है, प्योर वाटर है, और यहाँ पर सॉल्यूट प्लस वाटर है। तो अब बेटा वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, प्योर वाटर से इस सॉल्यूशन में। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये प्योर वाटर है, ये शुगर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में मूव करेगा वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो इस वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। अब ध्यान से समझना, अगर ये प्रेशर ना दिया जाए तो ये वाटर जरूर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन नहीं है और यहाँ पर है, और ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेमी परमेबल, वही जो एग से निकाले, ये समझाने के लिए है एक्चुअल में,
क्या हो गया ये, क्या बोर्ड ब्लर है क्या आप लोगों का? नहीं है बेटा, बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? नहीं सर। चलो, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई ना करूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? वाटर का ये मूवमेंट वाटर जरूर मूव करेगा, लेकिन मैं इस सॉल्यूशन पे इतना प्रेशर मार रहा हूं कि ये प्रेशर इस वॉल पर लग रहा है और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो इस सॉल्यूशन के द्वारा प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्या बोला मैंने? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, ये प्रेशर सॉल्यूशन को दे रहा है और सॉल्यूशन प्रेशर किसको दे रहा है? इस मेम्ब्रेन को दे रहा है। तो यहाँ पर इतना प्रेशर है कि वाटर जो रहता है इधर मूव नहीं कर पाएगा। तो ये तो वो प्रेशर जो वाटर के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है किसी एक सॉल्यूशन पर, और वो प्रेशर जो किसी एक सॉल्यूशन पर किसी एक सॉल्यूशन के द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगता है, वो प्रेशर जो किसी सॉल्यूशन के द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर रखता है वाटर के मूवमेंट इन दी सॉल्यूशन में। वाटर के मूवमेंट सॉल्यूशन में होने के लिए जो प्रेशर सॉल्यूशन के द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगता है ताकि वाटर इधर मूव ना करे, इसी प्रेशर ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोक। समझ आ रहा बात? ये एक्सपेरिमेंट जो है। यस सर। Yes, sir. समझ आया? तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो, है ना। 11.4 जो डायग्राम है ये वाला दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। देखो, ए Yes, वाला sir. जो रहता है, ए वाले में देखो कोई प्रेशर नहीं है, और सुक्रोज सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको, हाँ सर। है ना। वाटर मूव कर रहा है हाँ कर रहे हैं है ऊपर। ना। और हाँ, और नीचे में नीचे सॉरी राइट साइड वाले में अगर आप देखोगे तो नहीं एक कर रहा है। प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा कर है रहा। ना, प्रेशर। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुन देखना, ठीक है। यहाँ ये अभी भी ये सॉल्यूट है, इसमें है है। ना, सॉल्यूशन है। ये क्या है? मेम्ब्रेन है, हाँ। ठीक है। ये अभी भी सॉल्यूशन है, और ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। कायदे से क्या होना चाहिए? ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहिए इस जाना। मेम्ब्रेन के द्वारा, हाँ। जैसे यहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो एक्सटर्नल प्रेशर दिया जा रहा है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इस मेम्ब्रेन पर लग रहा है, किसके द्वारा? सॉल्यूशन। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर किसको दे रहा है? सॉल्यूशन को दे रहा है। तो ये सॉल्यूशन जो रहता है हाई प्रेशर लगा रहा है किस पे? मेम्ब्रेन पर। तो इतना प्रेशर होने के कारण ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पा रहा है, तो वही प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ आया बात? यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो जनरली जो ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो गया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो गया, लेकिन जनरली जो लगता है वो ये होता है, ऐसा ऐसा। तो ये आने से रोकेगा, मैंने समझाया आपको क्यों रोकेगा। आइसोटोनिक हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, है ना भाई। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो काहे को आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो ये एक्सटेंड भी हो गया है। ये यहाँ पर पानी भी तो भर रहा है ना, पानी जा रहा है, पानी भी तो भर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। Yes, sir. किसी का कुछ परेशानी? नहीं सर। ठीक, चलो तो मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये ऐसा जो मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूएशन वाला जो बनाया है, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ रहा बात? है ना। अब थोड़ा बहुत क्या, मैं पीएमटी की तैयारी किया हूँ, थोड़ा बहुत फिजिक्स पता है, तो अपन कैलकुलेटिव कर सकते हैं चीजों को। जी सर। सर टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर सेम चीज है ना, बस नहीं अपोजिट नहीं है। नहीं, एक्चुअल में टर्गर प्रेशर सेम, प्रेशर का वैल्यू सेम होगा, बट दोनों अलग अलग प्रेशर है। तो कौन किस में लगा? प्रेशर की वैल्यू सेम होती है बट दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है देखेंगे। वॉल प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है,
किसके द्वारा? सेल के वॉल। वैसे मुझे वो प्रेशर पोटेंशियल भी नहीं समझ आता ना। है प्रेशर का? प्रेशर पोटेंशियल सर। प्रेशर को टेंशन? सर प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जैसे वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल मतलब एनर्जी बेटा, पोटेंशियल मतलब एनर्जी। आप बस इसको ऐसे ही समझो, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी। समझ आ रहा बात बेटा? इस दुनिया में हर चीज एनर्जी, हर चीज में एनर्जी होती है। समझ आ रहा बात? मैं बोल रहा हूँ तो भी एक एनर्जी है। कैसे? साउंड वेव, एनर्जी, वेव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हर चीज एक एनर्जी, तो उसको पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब मैं बोलूंगा कि अच्छा, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि हम में से भाई कौन है जो एकदम हाई पोटेंशियल के साथ पढ़ाता है, एकदम जो है ना, तो फिर आपके दिमाग में आएगा सिद्धार्थ सर। समझ आ रहा बात? ऐसा ही है ना, एकदम हाई पोटेंशियल के साथ है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ये दैट हाई पोटेंशियल, समझ आ रहा बात? ठीक है। और अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन बहुत लो पोटेंशियल से पढ़ा रहा है। ठीक है, हमको पॉजिटिव बातें करनी है। तो ये ठीक है, वैसे ही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मीडियम पोटेंशियल में रहता हूँ। ठीक है, मतलब एकदम स्लो पोटेंशियल नहीं, हाई पोटेंशियल नहीं, थोड़ा मीडियम पोटेंशियल अपने पास अवेलेबल है। नहीं तो समझ आ रहा बात? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैसा, तो ठीक वैसे ही ये वाटर की फ्री एनर्जी कितनी है उसको पोटेंशियल बोल दिए। किसी का भी प्रेशर का कितना एनर्जी है, हर एक प्रेशर में भी एनर्जी होती है। समझ आ रहा बात? ठीक है, सॉल्यूट का भी एक एनर्जी होता है। ठीक है, तो वो सब पोटेंशियल के थ्रू उसको नापा जाता है, उसकी एनर्जी को कुल मिला करके, है ना। मैं ऐसे ही देख रहा था, काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है जो स्पेस वगैरह जो होता है, सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो कल वैसे मैं जल्दी सो जाता हूँ, बट कल ऐसे ही मेरा बेटा जो रहता है वो ऐसे कुछ कुछ पूछ लो। तो एक डायग्राम है बहुत बढ़िया, ये डायग्राम जो है इंपोर्ट किया गया है बाहर से, इंपोर्टेड है ये। ठीक है, तो इसमें आप ना कुछ चीजें देखोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, वैक्यूलार है ना। अब देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, टर्गर प्रेशर दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूलर सेप है, ये पूरा साइटोप्लाज्म ले लो इसको पूरे को। अब ये जो पूरा का पूरा अंदर जो सिस्टम है, ये एक सॉल्यूशन है। ये बेटा क्या कर रहा है, ये अगर ये पूरा फैल गया, मतलब इसमें ऑस्मोसिस आ गया, अच्छा खासा ऑस्मोसिस हो गया, तो ये फैल गया पूरा, टर्जिड है अच्छा खासा। ठीक है, तो टर्जिड होने के बाद मतलब फूलने के बाद ये सॉल्यूशन जो रहता है वॉल पे एक प्रेशर बनाता है पूरे चारों तरफ। समझ आ रहा बात? पूरे चारों तरफ पानी की एंट्री नहीं हो रही फिर भी। ठीक है, अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगा? जब भैया इस सॉल्यूशन के बाहर क्या होगा, इस सॉल्यूशन के बाहर क्या होगा? वाटर होगा। भाई कोई चीज अंदर आना नहीं चाह रहा है तो उसको रोकेगा कैसे कोई? समझ रहे हो मेरी बात को? आपके घर के गेट के बाहर कोई है ही नहीं, तो आप रोकोगे किसको? हवा को? नहीं। तो वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो रेस्पेक्टिव प्रेशर होता है। बाहर अगर सॉल्वेंट है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर देखा जाता है। समझ आया पहली चीज? ठीक है, क्योंकि टर्गर प्रेशर भी कुछ वैसे ही प्रेशर है जो वॉल पे लग रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आया? देखो, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन में है, एक सॉल्वेंट में है। ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, ये सेल वॉल हो गया। ठीक, ये एक सेल, तो ये सॉल्वेंट में है, ये सॉल्वेंट में है। ठीक है, तो सॉल्वेंट में है तो ये वाटर अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो एक समय के बाद ये टर्जिड हो गया, पूरा फूल गया, हो गया, इसका लिमिट क्रॉस हो गया, अब इससे ज्यादा पानी नहीं ले सकता अंदर, फट जाएगा ये। ठीक है, तो अब फटने से बचने के लिए क्या करेगा, ये अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा वाटर की एंट्री को, वाटर की एंट्री को अपोज करेगा। इधर नहीं है ना पानी, इतने इसमें तो जहां तक के वहीं तक, तो ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं
इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं ये पूरा का पूरा सिस्टम को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, हटा दिया। अब कुछ जा ही नहीं रहा है तो काहे का ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा वॉल पे? समझ आ रहा है? कोई अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तब ऑस्मोटिक प्रेशर का काम खत्म हुआ, लेकिन भर गया पानी। तो अब ये जो सॉल्यूशन है ये प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये होता है क्योंकि टर्जिड हो गया ना, अभी फैल गया। तो टर्जिड होने के कारण जो रहता है, टर्जिडिटी के कारण ये टर्जिड सेल का जो सॉल्यूशन है वो अब चारों तरफ एक प्रेशर डेवलप कर रहा है, दैट इज और साइज को बढ़ाने के लिए लग रहा है। बिल्कुल बेटा, फूला हुआ जो साइज दिखता है सेल का, फैला हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर, दैट इज टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। उसके कारण क्या होता है, ये जो अंदर का सिस्टम है ये चारों तरफ क्या लगा रहा है, प्रेशर। मतलब समझ जाओ कि आपको बेटा ये किसका है, ये भारी पंखा का आवाज आ रहा है विदिता। तो देखो जैसे मान के चलो कि मैं एकदम अभी यहाँ फ्री हूँ, मस्त ऐसा फैला पा रहा हूँ हाथ, ठीक है, मस्त मैं ऐसा हाथ ऐसा पैर वैर ऐसा मैं फैला पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस है यहाँ पर। खाली है। अब मुझे एक छोटा सा बैग में, जैसे आप लोग देखे ना बेटा, टूरिस्ट जो रहते हैं उन लोगों को जो हिल स्टेशन में एडवेंचरस ट्रिप में एक छोटा सा बैग दिया जाता है कई बार, उसके अंदर ही समझ आ रहा बात, चैन वैन लगा के। तो वहां पर लिमिटेड स्पेस होता है, ऐसा फैल नहीं सकते अपन। तो मान के चलो एकदम छोटा वाला जो स्पेस है बिल्कुल चारों तरफ से है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे फैल नहीं पाऊंगा, ऐसे सिकुड़ के सोऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन उसको और श्रिंक कर दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा फैलने की कोशिश करूंगा। तो मैं जो प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, एक्चुअली में फोर्स ही है सब चीज, ठीक है। मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ थोड़ा फैलने की कोशिश करूंगा, समझ आ रहा बात, ठीक है। मेरे आसपास का स्पेस कम हो गया, अब मैं थोड़ा फैलने की कोशिश करूंगा। तो ये जो फोर्स मैं लगाऊंगा अपने चारों तरफ पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। तो वह उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्गर प्रेशर। टर्जिडिटी के कारण जो प्रेशर लग रहा है वॉल पे, दैट इज टर्गर प्रेशर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव प्रेशर कब होगा? जब ये इसमें से सॉल्वेंट निकाल लिया गया हो, नॉर्मल सॉल्वेंट जितना भी है उसको निकाल लिया गया हो, दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसीलिए पहले प्लाज्मोलिसिस पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप बोले हो इसलिए बता रहा हूँ ये। तो इसमें से पानी निकाल लिया गया है, ठीक है। तो अब इस पे जो प्रेशर लगेगा वॉल पे, अब कहाँ ज्यादा लग रहा है? अब तो और डेफिशिएंसी हो गई, पानी है ही नहीं, बहुत कम हो गया। तो अब इस पे वॉल पे प्रेशर नहीं है, तो ये जो वॉल है ये फैलने के बदले सिकुड़ जाएगा, तो प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आप लोग और ग्लास चिपक जाता है, बचपन में करते हो ना ऐसा। तो ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? नेगेटिव प्रेशर के कारण। समझ आ रहा बात? नेगेटिव प्रेशर, आप क्या कर रहे हो, वहां की हवा को अंदर खींच ली, खींच के ही रखे हो, तो क्या हो गया? समझ आ रहा बात? नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, इसलिए वो स्टिक हो जाता है। और ऐसे आप फूकोगे तो क्या होता है, फट से फेंका जाता है। पॉजिटिव प्रेशर के कारण चीजें फैल रही है। वैसे ही टर्गर प्रेशर जो रहता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब पानी निकल गया तो नेगेटिव प्रेशर होगा। तो ये तो बात हो गई टर्गर प्रेशर की, टर्जिट सेल के कारण, ठीक है। समझ आ रहा बात? टर्जिट सेल या फ्लैसिड सेल। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आया। अब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल है, इंडिविजुअल सेल है, आसपास कोई सोल्यूशन नहीं। अब पानी अंदर भरा हुआ है तो टर्गर प्रेशर होगा। अब ये जो सॉल्यूशन है ये फैलने की कोशिश कर रहा है ना, तो अब चारों तरफ जो प्रेशर लगा, दैट इज टर्गर प्रेशर। समझ आ रहा बात? टर्गर प्रेशर। लेकिन भैया ये जो वॉल है ये भी तो कोई प्रेशर लगाएगा ताकि ये ज्यादा इसको फैलने, ये जो फैलने की कोशिश कर रहा है इसको भी तो रोकेगा। तो ये जो वॉल होता है सॉल्यूशन पे लगेगा, दैट इज वॉल प्रेशर। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर। वॉल के लिए क्या बात है? बेटा जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ प्रेशर डालेगा ना, तभी तो फटेगा नहीं वो। हाँ सर समझ आ रहा बात? पॉजिटिव कब होगा? टर्जिट सेल के लिए? हाँ, टर्जिट सेल में होगा बेटा।
Yes, sir. ठीक है, और जब फ्लैसिड हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है इसमें क्या क्या प्रेशर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर कब लगेगा, Yes, समझ आया, sir. टर्गर प्रेशर कब लगेगा, समझ आया, वॉल प्रेशर कब लगेगा, समझ आया, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, तो अब ये प्लाज्मोलिसिस देखते हैं। अब भाई प्लाज्मोलिसिस जो रहता है वो तो आप लोग बचपन से सब करते आ रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग 3 चीज देखते हैं। तो जैसे कि रेजिन रख लिया, यहाँ पर किशमिश डाल दिए, है ना, किशमिश डाल दिए, मेरा बेटा पूजा करता है, फूल चढ़ाता है भगवान में, ठीक। चलो, तो ये रेजिन है, ठीक है, किशमिश है। तो अब ये जो वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्वेंट में अगर आप रखोगे तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। समझ आ रहा बात। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो सेल है, एक नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल को अगर मैं, इस नॉर्मल सेल को अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दूंगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर सॉल्वेंट अगर, यहाँ पर अगर सॉल्वेंट जो है इस सेल में, ध्यान से समझना, मैं मॉलिक्यूल के थ्रू बता रहा हूँ, एस से सॉल्वेंट और SLV और SOLU सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट यहाँ पर जो भी हो, सॉल्यूट यहाँ पर कितना है, मान के लो 20 है ना, और यहाँ पर सॉल्यूट कितना होगा, मान के चलो कि 100 मान लो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बेटा, सॉल्यूट यहाँ ज्यादा है, सॉल्यूट यहाँ कम है ना। तो क्या होगा, सॉल्वेंट जो रहता है बाहर निकलेगा इस सॉल्यूट के लिए, ठीक है, इसको 200 ले लो अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और मैं अगर सॉल्वेंट की बात करूं तो मान के चलो कि ये है 500 और ये मान के चलो 100, ठीक है। तो ये एक सेल है जिसमें ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है और कुल मिलाकर के यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा है। समझ आ रहा बात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट ये का मोल हाइपरटोन, हाँ, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन इस सेल के मुकाबले ज्यादा है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और यहाँ पर रेजिन है, रेजिन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो रहता है मान के चलो 50 है, और यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कितना है भैया, 0 है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। या बोल सकते हो कि भैया इसमें 5 ही है, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ आया, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाँ सर। ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा बेटा, एक ऐसा सॉल्यूशन है ना, एक ऐसा सेल है जिसमें सॉल्यूट जो रहता है 50 है, और बाहर का जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट जो रहता है ये भी 50 मोल है। मोल समझते हो ना आप लोग, ये पढ़ लियो आप लोग, हाँ सर। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लियो ना, सॉल्यूशन वॉल्यूशन पढ़ लियो ना, पढ़ लिया सर। Yes, हाँ sir. ठीक है। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो रहता है कितना है भैया, वहां पर 50 है, और यहाँ भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन कितना है, 50 है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, कहीं सेल नहीं, से सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन कहीं से नहीं, नहीं। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है इसको आइसोटोनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल नहीं बेटा, ये जो सॉल्यूशन होता है ना इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट हो गया मान के चलो 100, यहाँ भी सॉल्वेंट हो गया 100, ऐसा 150 150 ऐसा है, ठीक है। क्लियर है दोनों का रेशियो, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो रेशियो है वो दोनों में सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को वैल्यू के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि चीजों को समझने में आसानी हो, है ना। बुक में वैसा नहीं दिया रहता है,
कई बार इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं। और क्वेश्चन लेकिन ना वैल्यू बेस्ड आते हैं इसके कई बार, तो बन जाएगा नहीं फिर ऐसे, है ना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल में। क्या नीट वालों को मालूम है कि आप केमिस्ट्री पढ़े हो, है ना, समझ आ रहा बात। मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हो, मोलैलिटी, मोलैरिटी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सारी चीज आप पढ़े हो, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वो मानता है कि आपको वो आता है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि आपको नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या करता है, बायो में केमिस्ट्री डाल देते हैं एक्चुअल में, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत करता है। चलिए क्लियर है, समझ आ रहा है बात आप लोगों को। तो अब Yes. बेटा क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से अंदर से यहाँ बाहर जाएगा। तो अब ये जो सेल है ये क्या हो जाएगा, टर्जिट, फूल जाएगा। फूल जाएगा। अब यहाँ से पानी बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना, श्रिंक हो जाएगा, इसको श्रिंक बोलेंगे। या इसी सेल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसी को हम क्या बोलेंगे, और प्लाज्मोलाइज्ड। समझ आ रहा बात। और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस ऑन सेल। क्लियर है बेटा ये, Yes, sir. Yes, sir. कोई परेशानी इसमें? No, sir. No, sir. चलो ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या देखेंगे, अब इम्बिबिशन देखते हैं। इम्बिबिशन पता है आप लोगों को, इम्बिबिशन, ठीक है। तो अब मैं जिससे पूछूंगा कि किस किस घर में पुराने जमाने की लकड़ी है, बहुत पुराना है, तो अगर आप देखे होगे कि हमारे घर हाँ बिल्कुल, तो क्या होता है, जब जो सबसे बाहर वाला दरवाजा है, मतलब घर के दरवाजा जस्ट बंद होना बंद हो जाता है हाँ, दरवाजा, बरसात की सीजन में। थोड़ा सा आवाज कम, थोड़ा सा आवाज कम, कान, अब मेरे को सुनाई देना बंद हो जाएगा दरवाजे के साथ साथ। तो क्या होता है, मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक आप लोगों को? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो क्या होता है कि अ, जैसे बरसात के समय में जो लकड़ी होता है वो कई बार हल्का सा फूल जाता है, एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। और दरवाजा कई बार बंद नहीं होता, ऐसे धक्का मार मार के अपन बंद करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, बाकी बड़े लोगों को मालूम रहता है, जैसे नहीं मालूम है, कई बार नया नया घर बना है, थोड़ा लो क्वालिटी का लकड़ी ला लिए हैं, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा एम्बिबिशन होता है, तो वो लकड़ी दरवाजा बनवा लिए सस्ता वाला, बरसात हुआ, पहला बरसात खुल गया, फिर आप लोग गाली दे रहे हो बढ़ई को, है ना, कैसा बनाया है, ऐसा वैसा, दुनिया भर का गाली गलौज कर रहे हो, जो बेचारा कारपेंटर होता है गर्मी बढ़ई की को, सीजन में ठीक सही है। हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर उसको बुलाते हो, ठीक है, दूसरे को बुलाते हो, ठीक है, उसी को बुलाते तो वो समझा देता आपको, दूसरे को बोला भैया ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा, तो वो भैया उस दूसरे को बुलाया हो, वो आपको बोलेगा ना, वो तो थोड़ी ना बोलेगा कि मत कराओ ये तो ठीक हो जाएगा, भैया पैसा चाहिए हर किसी को, तो बोलेगा भैया कर दो, तो वो बढ़िया छील छाल के उसको ठीक कर दिया, ठीक है। फिर आप खुश हो गए। फिर 4 महीने बाद जब जैसे ही गर्मी चालू हुआ तो सारा पानी जो अंदर सोखा हुआ था वो पूरा पानी बाहर आ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, फिर और गैप आ गैप जाएगा, बन है ना। जाएगा। फिर गर्मी में फिर आप क्या करोगे, तीसरे बढ़ई को बुलाओगे, ये कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है भैया, पहले वाला बहुत टाइट बना दिए थे, दूसरे वाला ऐसे किया, देखो पूरा ऐसे गैप आ गया, तो सामने वाला थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और वो ऐसा पतला परत डालेगा लकड़ी का जिससे पानी ना घुस सके, लेमिनेट कर देगा, फिर आप बोलोगे यही बड़ा ही अच्छा है। समझ आ रहा बात। तो थोड़ा सा जो होशियार लोग होते हैं इस टाइप का काम करेंगे जिससे कि ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट ना हो, और आप पेंट वेंट कर देंगे, आपको सलाह देंगे पेंट वेंट करो, थोड़ा खर्चा करो, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पेंट करने से क्या होगा, लकड़ी का जो सरफेस है वो एक्सपोज नहीं होगा, तो पानी की एंट्री कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। समझ आ रहा है। तो पुराने जमाने में क्या करते थे, बड़े बड़े जो पत्थर वत्थर को तोड़ने के लिए लोग यही तरीका अपनाते थे, क्या छोटा बहुत पत्थर है, ठीक है, छोटा सा छेद है, लकड़ी ऐसा काट के डाल दिए बहुत सारी जगह और पानी डाल दिए,
ठीक है, ऐसा 1-2 दिन किया और धीरे धीरे क्या होगा बेटा, पानी डालते रहेंगे सुबह शाम तो वो फूलते रहेगा और उसका प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि लकड़ी जो रहता है वो ऐसा फैलता है कि क्रैक कर देता है पत्थर में और तोड़ देता है। तो ऐसे करते थे पुराने जमाने लोग इतना कितने। पावरफुल होता है सर, हाँ, एम्बिबिशन प्रेशर है ना बेटा। इमेजिन नहीं होता। हाँ, एम्बिबिशन जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, वो पत्थर को भी क्रैक कर देता है, तोड़ देता है। समझ आ रहा है? तो पहले ऐसा यूज करते थे वेज के फॉर्म में, ऐसा वेज के फॉर्म, ऐसा लकड़ी को ऐसा वेज बनाते थे। ठीक है, और ऐसा इसको घुसा दिए क्रैक में और इधर से पानी डाले पड़े, तो ऐसे धीरे धीरे फैल के वो क्रैक कर देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एम्बिबिशन क्या होता है कि जो वुड है या फिर बोल सकते हैं जो प्लांट में ऐसे सॉल्यूट कोलाइडल पार्टिकल्स, सॉल्यूट या कोलाइडल पार्टिकल, भाई सीधी सी बात है, वाटर तो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा ही जाएगा, सॉल्यूट या कोलाइडल पार्टिकल जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। क्या बोला मैं, जो वाटर सॉल्युबल नहीं, वाटर सॉल्युबल नहीं है, बट ये कोलाइडल पार्टिकल या फिर सॉल्यूट पार्टिकल जो रहता है इसमें वाटर का मूवमेंट होगा ड्यू टू प्रेशर पोटेंशियल ऑफ वाटर, वाटर का जो पोटेंशियल के कारण। ठीक है, तो वहां वो अंदर घुसेगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉल्यूट कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, डिसोल्वेबल नहीं होगा, वो आसपास मॉलिक्यूल जो रहता है सॉल्यूट के कोलॉइडल पार्टिकल के आसपास पूरा पानी ऐसा जो रहता है वो घुस के उस मॉलिक्यूल के साथ में चिपक जाएगा पानी ज्यादा रहने के कारण। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्बिबिशन बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, देन उसके बाद अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो भाई सीधी सी बात है, इसमें 1-2 चीजें हैं, अपन देखते हैं कैसे। लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हटा दो, मास फ्लो ये सब। यस सर। चलो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये आता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये जितने भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाइपो, हाइपर या आइसो, ये सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल है उसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है सेल को। सेल के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन को नहीं देखना है, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सेल को देखना है। समझ आ रहा बात? तो जो सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर सिर्फ बोले कि इस सेल में कौन सा सॉल्यूशन है तो आप बोल सकते हो, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में ही तो बोलोगे ना आप। समझ आया? यस ये सर। वही कहानी कि ये बहुत होशियार है, कैसे मालूम चलेगा? किसी और को लाके कंपेयर करोगे तभी समझ आएगा वो होशियार है कि नहीं। वैसे ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो रहता है, ये कंपैरेटिव डिफरेंस होता है। ये कंपैरिजन के थ्रू ही आप इसको समझ सकते हो। तो क्वेश्चन भी वैसे ही आता है, कंपैरिजन के थ्रू आएगा। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, किसी सेल को आप हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक बोल सकते हो क्या? इंडिविजुअल कोई भी सेल को नहीं बोल सकते जब तक उसको किसी के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है, मेरे को कई बार जो है ना, कई जो लोग होते हैं इस दुनिया में, कई जो लोग होते हैं इस दुनिया में, कई बार ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे सामने प्लीज नेगेटिव बातें मत करो हमेशा पॉजिटिव बातें करो। भले ही वो नेगेटिव बातें जो है वो फैक्ट हैं, फैक्ट है, कोई चीज फैक्ट है कि भैया ऐसा होना है, होना है ऐसा, है ना, ऐसा है तो है, तो नेगेटिव भले क्यों ना हो। तो उन्होंने बोले नहीं बातें मत करो या अपन डिस्कस नहीं करेंगे। भाई जब तक कि हम नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम उसका जो रेस्पेक्टिव पॉजिटिव बातें हैं उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ आ रहा बात? तो हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दे आर कंपैरेटिव थिंग्स। इस दुनिया में ये सारी चीजें कंपैरेटिव होती हैं। समझ आ रहा बात? है ना? और ह्यूमन जो रहता है वो हमेशा कंपैरेटिव होता है, याद रखिएगा, ह्यूमंस आर ऑलवेज कंपैरेटिव। वो हर चीज को कंपैरिजन में डालता है। आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो सिर्फ कंपैरिजन के थ्रू ही चीजों को बताते हैं, है ना? अपने आप को अच्छा बताएंगे, क्यों? ताकि दूसरों से अच्छा बता सके खुद। हाँ, कंपैरिजन है। और बोलेंगे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब क्यों करेंगे? सिर्फ कंपैरिजन के लिए। आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या हो, कौन हो, क्या चीज है आपके पास? नहीं पूछा है। क्यों बता रहे हैं? ताकि वो आसपास वालों के सामने कंपैरिजन क्रिएट कर सके। ठीक है, तो भाई आप किसी चीज को नेगेटिव कैसे बोलते हो?
किसके रेस्पेक्ट में? पॉजिटिव के रेस्पेक्ट पॉजिटिव में, की है रिस्पेक्ट ना। में। अगर हम बात ही ना करें कोई चीज, तो मैं कोई एक बात कर रहा हूँ तो वो क्या है नहीं मालूम, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मालूम, तो वो न्यूट्रल है वो। अगर आप कंपैरिजन चालू करोगे तब पता चलेगा कि मैंने जो बात की वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कई बार क्या होता है, मैं कभी कुछ ऐसा बोलता हूँ जो कई बार कुछ बच्चों को नहीं पसंद आता, मेरी मेरी कड़वी बातें, कई बार मैं मजाक मजाक में बहुत गंदा मजाक करता हूँ जिससे कई लोगों को हर्ट होता है। तो ये एक्चुअल में ये हर्ट उसको नहीं हो रहा है, उसके ईगो को हर्ट होता है। और ईगो आता है कंपैरिजन से। क्यों? हमेशा कई लोग जो रहते हैं अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, फिर जैसे ही हम उसकी सुपीरियरिटी को थोड़ा सा ठोस पहुंचाते हैं तो वो कंपैरिजन चालू कर देता है कि इसको नहीं बोला गया, मुझे बोला गया। तो सबसे पहले मैं शुरुआती क्लास में हमेशा यही बोलता हूँ, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ा रहे हो। आपके क्लास में कौन बैठा है, कौन बैठी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, रिश्तेदार भी आपका है तो भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप पढ़ने आया हो, मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो, बात खत्म। बस। फिर जब मैं अकेला हूँ, आप अकेले हो, ये अपने को मान के चलना है, तो फिर यहाँ पर कंपैरिजन की बात ही खत्म हो गई। तो फिर मैं आपको डांटूं, पीटूं, मारूं, कुछ भी करूं, या किसी में कुछ भी गंदा बात बोलूं जो आपके भले के लिए होगा, इसमें आपका ईगो सेटिस्फेक्शन वाली बात ही नहीं आएगी, या ईगो हर्ट होने वाली बात ही नहीं आएगी। समझ आ रहा बात? इसीलिए मैं बहुत शुरू से बोलता हूँ कि विद्यार्थी को सिर्फ विद्यार्थी की तरह होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी को सिर्फ विद्यार्थी की तरह होना चाहिए, और विद्यार्थी वही होता है जो ऐसे सोचता है कि मैं इस कक्षा में सिर्फ मैं ही बैठा हूँ और सामने मेरा टीचर रहता है। ठीक है, अब टीचर मेरे को क्या बोल रहा है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे टीचर से क्या चाहिए, बस इससे फर्क होना चाहिए, और उस चीज को मैं कैसे गेन कर सकता हूँ, और मेरे टीचर मुझे सक्सेस के दरवाजे तक ले जाने के लिए कौन से रास्ते में गुजारता है। क्या वो गड्ढे में मुझे गिराता है, मुझे कीचड़ में गिराता है ना, या फिर मुझे टेढ़े मेढ़े रास्ते में ले जाता है, मुझे कांटों के ऊपर चलाता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे अपने सक्सेस के दरवाजे तक पहुंचना है। तो ये जो कांटे हैं, गड्ढे हैं, कीचड़ हैं, दैट इज आलोचना, डांटना, ये वही चीज होती है। समझ आ रहा बात? तो जी सर। ये बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी तो आप लोग ऑनलाइन हो, ऑफलाइन होते तो थोड़ा सा अलग रहता है मेरा। ठीक है, मैं ऑनलाइन में क्या है, मैं किसी का फेस नहीं देख पाता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता है कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वरना ना मैं उनको शक्ल देख के ना ऐसा मतलब होता हूँ कई बार कि सामने वाला या तो क्लास आना छोड़ देता है या तो पढ़ना चालू कर देता है। ऐसा मैं इसीलिए करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर 2 घंटा खड़े होके पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप वहां बैठ के 2 घंटे मेहनत क्यों नहीं कर सकते? मैं यहाँ पर 2 घंटे बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलता है, एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है खड़े होके पढ़ाने में। ठीक है, प्लस मैं अपना दिमाग भी चला रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहां बैठ के बिना बोले, लो एनर्जी यूज करके, सिर्फ फोकस होकर के आपको समझने में, पढ़ने में क्यों इंटरेस्ट नहीं है? तो ये गलत है ना। हमेशा इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन होता है जब फ्री एनर्जी का मूवमेंट जो रहता है वो इक्विलिब्रियम में हो। भैया मैं आपको एनर्जी दे रहा हूँ, आप एनर्जी एक्सेप्ट करो, अब एनर्जी जा रहा है इधर से ऐसे। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो फिर ये एनर्जी का वेस्टेज होता है। तो वेस्टेज किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। समझ आ रहा बात? कोई भी चीज का वेस्टेज इस दुनिया में अच्छा नहीं होता है। तो अगर उतना ही पैसा है आपके पास और आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस पैसे को किसी ऐसे टैलेंटेड पर्सन को दे दो जो उस पैसे का इस्तेमाल पढ़ाई में कर सके। आप उनको भेज दो हमारे पास, तुम बताओ घूमो बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है, गार्डन में जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। आप किसी को भेज दो अपने बदले, सर मेरे बदले ये पढ़ेगा, इसको पढ़ो, ये पढ़ना चाहता है मैं नहीं। ठीक है, तो वो ठीक है, आके बैठे हैं कई लोग। ठीक है, मुझे बहुत खराब लगता है एक्चुअल में, है ना, बहुत खराब लगता है। जो ऑफलाइन में आते हैं उनको मालूम है कि एकदम मैं परेशान कर डालता हूँ, परेशान मतलब बहुत टॉर्चर करता हूँ, तब तक जब तक कि वो स्टैंड लेना चालू ना करे। क्यों? क्योंकि हर एक में पोटेंशियल होता है, हर एक में पोटेंशियल होता है। अभी किसी ने पूछा सर ये पोटेंशियल क्या है? एनर्जी।
समझ आ रहा है? तो हर एक में अथात एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड। लेकिन उस एनर्जी को ऐसे खोद के निकालने वाले होने चाहिए, ठीक है। और मेरा वही काम है, मैं ऐसे कूद देता नहीं हूँ, मैं सीधा, समझ आ रहा बात, हथौड़ा मार के एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूँ। या तो वो हथौड़े से वो टूट जाएगा, या तो वो एनर्जी बाहर निकालेगा, और मुझे वही चाहिए। या तो तुम हट जाओ, या तो सीधा बाहर आओ। समझ आ रहा बात? और अपने आप को इवॉल्व करो, अपने आप को पहचानो यार, आप सभी में बहुत एनर्जी है। बट कई लोगों का क्या रहता है, नहीं, वो क्या करते हैं ना, वो आजू बाजू से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं, इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि टिकटॉक बनाते रहते हैं बस दिन रात, ठीक है। मैं देखा हूँ ऐसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आता है कि लोग इतना फ्री कैसे हैं, लोगों के पास इतना फ्री टाइम क्यों है, लोग अपने आप को निखारना क्यों नहीं चाहते हैं, लोग कुछ करना क्यों नहीं चाहते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हैं। सामने वाले को देखते हैं वो ऐसा कर रहा है, मैं भी वैसा करूंगा, वो ऐसा कर रहा है मैं, मतलब पहले खुद को जानो कि आपको क्या करना है, खुद को पहचानने की कोशिश करो, आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है ना, आपको किस तरीके से चीजों को करना है, ठीक है। नहीं समझ आता है तो अपने टीचर से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन जो अच्छा कुछ कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं से पूछो। ऐसा नहीं कि जो नहीं कर रहा है, जो घूम रहा है, ठीक है, जो नशा पत्ती कर रहा है, उनसे पूछोगे कैसे पढ़े भाई, कैसे पढ़े बता, तो वो बोलेगा देख 2 सूटा मार, मस्त पढ़ाई होगी, ठीक है, वो यही चीज बताएगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि यार स्टूडेंट्स को बिल्कुल कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए मेरा एक्शन के लिए कितना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, कितना चाहिए, 650 के ऊपर चाहिए। तो क्या मेरा 650 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन ढूंढो। देन उसके बाद हमको क्या करना है कि भैया मेरा 200 नंबर आ रहा है, तो मुझे 200 को 250 कैसे बनाना है, ठीक है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि मैदान छोड़ने की बात। 200 आ रहा है यार, अब टेस्ट देना बंद करते हैं, अब कोई मतलब नहीं है, क्या फालतू लोगों से मैं कंपेयर करूंगा, है टीटी मीटिंग करके ला रहे होंगे 600 650। क्या ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, सब बेवकूफ बना सकते हैं, कोई भी चीटिंग करके ला सकते हैं लोग। अब ये क्या हो गया, आप खुद को कंपेयर करना चालू कर दिया और सुपीरियर बनाना चालू कर दिया, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। और यहीं पर कहानी स्टार्ट होता है किसी के अनसक्सेसफुल होने का। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ऐसा, ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं, डेढ़ होशियारी में। नहीं बेटा, आपको एक विद्यार्थी के जैसे जीना है। विद्यार्थी का जीवन बहुत ही साधारण होता है, समझ आ रहा बात, कम खाना, कम सोना, कम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, कम खाना, कम सोना, कम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना, ध्यान लगाना। समझ आ रहा है? टीचर बोल रहे हैं आपको इसको पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही है, टीचर बोल रहे हैं टेस्ट देना है तो आपको टेस्ट देना ही है, भले 2 नंबर इंक्रीज करो बट करना ही है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अपनी एनर्जी को बाहर निकालो, अपने अंदर का पोटेंशियल को इंक्रीज करो। आप सभी में बहुत पोटेंशियल है, बट बात ये है कि कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार कई लोग मेरे को बोले सर शाम की जो 6 से 8 होती है वो मत लो, 8 से 10 क्लास मत लो, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो बाकी समय तुम क्या करते हो, तो बाकी समय तुम क्या करते हो, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों करते हो नहीं पता, हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, यही होने के कारण तो आपका नहीं होगा। समझ आ रहा बात, यही आज होने के कारण कल आपका नहीं होगा। आपको मालूम है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो अपने समय को अपने हाथों पे रोक के रखने की क्षमता आप में होनी चाहिए। समझ आ रहा बात, अपने अंदर की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, डाइवर्ट नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना है, फोकस्ड रहना है। देन उसके बाद देखो बेटा कैसे चेंजेस आते हैं। नहीं समझ आता है तो अपने टीचर से पूछो, जिससे भी, जिससे आपको जमता है, जिससे आप पूछ सकते हो। बट ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जीना है, टेस्ट अच्छा लाना है। और अगर आपका 650 भी आ रहा है तो भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, तो भी लोग धसकते हैं आगे चल के। मैं आपको बता रहा हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरू में बहुत अच्छा करते थे, लास्ट में धसके हैं। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं टेस्ट में साल तक, लेकिन लास्ट के 2 महीने वो लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मैं तो अच्छा लाता था, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, और वो लोग बहुत अच्छे से धसकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कभी एग्जाम के लास्ट तक के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल साधारण जो है वो वैसे ही होना चाहिए, जैसे सिस्टम में फॉलो करो, मेहनत करो बस, ठीक है। चलो तो जी आप देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ,
मैं ऐसा कई बार जैसे यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ, पुराने जमाने का जो योगी वोगी लोगों का जो रहता है ना बेटा, पुराने जमाने में जैसे ऋषि मुनि लोग पढ़ाते थे, तो उस समय के जैसे मैं देखता हूँ उपनिषद वगैरह जो है, उपनिषद वगैरह का जो सीरीज होता है ना, उसमें मैं देखता हूँ। तो उसमें ये रहता है कि ऐसे टीचर अगर उसको ऐसा बोल दिया ना, तो ऐसे आंख उठा के नहीं देखते। और यहाँ पर टीचर लोगों का स्कूल में देखा हूँ, जानता हूँ, मैं कई टीचर से बात करता हूँ, स्कूल में ऐसा बात करते हैं टीचर। बिल्कुल ऐसा देखते हैं, ऐसा टीचर भी सोचता है यार अब मारना वारना तो बस सब छोड़ो। बंद कर दे, छोड़ो हटाओ जाने दो, उनका क्या जा रहा है, फ्यूचर किसका बर्बाद होगा, उनका थोड़ी ना होगा। तो मैं ऐसा है, मैं ऐसा सुनता हूँ, कोचिंग में ऐसा नहीं चलता है ज्यादातर। कई बार ऐसे कुछ बच्चे लोग इस टाइप का मेरे से करने कई बार कोशिश किए हैं, बट सफलता हासिल नहीं हुई उन लोगों को, है ना, ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो किसी की आंखें ही नहीं दिखती है, तो क्या, ठीक है। कई लोग मन में गाली देते हैं, कई लोग बुरा बोलते हैं, कि कई लोगों को जैसे मैं कुछ बोल देता हूँ, यहाँ तो बहुत ही कम बोलता हूँ फिर भी। चलिए, तो अब देखो बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। चलो, तो अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है कि आप लोगों ने एक चीज देखा है कि भाई चलो ये एक रूट है, ठीक है, ये एक रूट है, ये कोई प्लांट है, ठीक है। तो रूट में हम लोगों ने डायग्राम देखा है कि भैया रूट का जो एपिडर्मिस होगा, रूट हेयर्स हैं, है ना, रूट हेयर्स हैं। फिर उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स हैं, बहुत सारे कॉर्टिकल सेल्स हैं कि नहीं है। कॉर्टिकल सेल के बाद क्या होगा भाई, उर्वशी, एश्लिन, अंकिता। कॉर्टिकल सेल के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस होगा, ठीक है। एंडोडर्मिस में एक ऐसा सुबराइन की लेयर होती है, क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। देन उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद क्या मिलेगा, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकल, पेरीसाइकल मिलेगा। पेरीसाइकल के बाद क्या मिलेगा, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल मिलेगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि भैया यहाँ पर वाटर है, ठीक है, मिनरल्स हैं, है ना, वाटर है, मिनरल है। तो अब यहाँ से ये वाटर एब्जॉर्ब होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा, इस सेल में होगा या रूट हेयर्स के थ्रू। आपको बता दूं, रूट हेयर्स के थ्रू भी होता है और एपिडर्मिस के थ्रू भी वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वाटर की बात करें, मिनरल्स को हटा दो अभी। तो वाटर जैसे एब्जॉर्ब होगा दो तरीके से, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट होता है, आगे बताऊंगा। तो ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ये कॉर्टिकल सेल्स में काफी अच्छा स्पेस होता है, स्टेम के मुकाबले रूट्स का जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं उसके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, डायग्राम में देखेंगे। तो ये क्या होगा बेटा, ये अब यहाँ पर ये वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू। समझ आ रहा है बात, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, देन ये जाएगा वास्कुलर बंडल में। वास्कुलर बंडल में क्या होता है कि एक बोल सकते हैं बेटा, वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स आता है। अब बात यह है कि जो मिनरल्स हैं, है ना, दैट इज सॉल्यूट है, ठीक है। ये जो मिनरल्स हैं ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे, तो ध्यान रखेंगे पैसिव भी होते हैं एंड एक्टिव भी होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरीके से होता है। दैट इज पैसिव में फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है मेनली, पैसिव में डिफ्यूजन नहीं होता, ध्यान रखेंगे, सॉल्यूट का डिफ्यूजन नहीं होगा। पैसिव दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, फैसिलिटेटेड, है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। एंड एक्टिव, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली होगा। समझ आ रहा बात। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा, इस सेल से यहाँ होते हुए वेस्कुलर बंडल में जाएगा, तो सॉल्यूट यहाँ बढ़ेगा, यहाँ ज्यादा है, 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 तो क्या होगा, वाटर कम से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा, तो ये ऐसा डिफ्यूजन होगा। समझ आ रहा बात। लेकिन बात ये होती है कि भैया तू यहां तक तो डाल दिया है, ठीक है, चलो यहां तक वास्कुलर बंडल में भी सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होने के कारण थोड़े बहुत हाइट की जो प्लांट्स होते हैं वहां तक तुम पहुंचा दिए, ठीक है। मान के चलो कि ये 1 मीटर का है,
ठीक है। तो अगर डिफ्यूजन के थ्रू अगर आप कोशिश करोगे तो डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो। मतलब 1 मीटर पानी चढ़ने के लिए भी कई दिन लग जाएगा, 1 मीटर पानी चढ़ने में कई दिन लग जाएगा, समझ आ रहा बात, इतना स्लो होता है। ठीक है, तो ये एक पुल डेवलप होता है जिसके कारण ये चढ़ जाता है पानी छोटे प्लांट पे। लेकिन बड़े प्लांट में अगर मान के चलो कि भैया ये 40 मीटर का है, ठीक है, 125 फुट के आसपास, 1 मीटर में 2.5 फीट होता है, ठीक है, तो 40 मान के चलो 120 फीट के आसपास का प्लांट है, ठीक है, और 120 फीट के आसपास का प्लांट है, तो भैया अब ये टिप ऑफ द प्लांट तक के ये पानी कैसे चढ़ेगा? कोई मोटर लगा है क्या उसके रूट में? समझ रहे हो बात को? कोई मोटर लगा है? नहीं लगा है, नहीं। तो फिर कैसे करेगा भाई, है ना? तो मोटर जो रहता है, देखो मोटर जो रहता है वो कौन से मेथड से काम करता है? आपके घर में जो पानी का मोटर है वो कौन से मेथड से, पुल या पुश? पुल या पुश, कोई चीज को भैया देखो सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि आपके घर में मोटर लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये मोटर लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी इनलेट होगा, ये पानी इन होगा, और यहाँ से पानी आउट होगा। समझ आ रहा बात? ये 120 फीट तक भी पहुंचा देगा ये मोटर जो रहता है, ठीक है। तो पानी को ऐसा खींचेगा ये मोटर, तो ये पुल होगा। पुल होगा, ऐसा खींच रहा है, लेकिन पानी को ऊपर लेके जा रहा है, तो ऊपर जो टैंक है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बेटा, तो यहाँ तक कैसे जाएगा? तो ये पुश करेगा अब। समझ आ रहा बात? तो ये पुश करेगा, पहले ये किया फिर ये पुश करेगा, तो कुल मिला करके मोटर पानी की टंकी तक के इतना 120 जो फीट तक के है, ये कैसे भी पुश कर रहा है ना, ये मोटर धक्का मार रहा है नीचे से धक्का मार रहा है, तो ये पुश हो गया, ठीक है। कोई ऊपर से खींच रहा है, दैट इज पुल हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? ये पानी है यहाँ पर, ये मोटर है, ये पाइपलाइन नीचे है, तो ये क्या कर रहा है, नीचे से ऐसा खींच रहा है, ऐसा पुल कर रहा है, उसका पुश कर रहा है ऐसा। ये समझ आ गया बात आपको? ठीक है। अब रूट में जो वाटर यहाँ पर से जा रहा है, रूट में जो वाटर यहाँ पर से जा रहा है, तो यहाँ पर जो वाटर है ये 120 फीट की हाइट तक, टिप ऑफ द प्लांट तक कैसे जाएगा? तो इसमें बहुत अच्छा जो होता है तरीका, वो सबसे जो मतलब बोल सकते हैं बेटा कि एक्चुअल जो हाई एल्टीट्यूड तक जो पानी का मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। क्या वो डिफ्यूजन के थ्रू थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल का होगा, या एक साथ पानी ऊपर की तरफ जाएगा बल्क में, ठीक है। तो एक साथ सेल के थ्रू, भाई रूट का सेल है, देन उसके बाद रूट के सेल से होते हुए, है ना, फिर इसके सेल तक, ये ऐसा नहीं चढ़ सकता, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है बेटा, एक पाइपलाइन है, पानी के लिए एक पाइपलाइन है, ये भी पाइप के थ्रू जा रहा है। तो वो जो पाइपलाइन है वो होता है वास्कुलर बंडल में। वास्कुलर बंडल में किसके पास होता है, तो वो जाइलम के पास होता है। जाइलम के पास वो जो पाइप है जिसके अंदर ओपनिंग है ऐसा, है ना, वेसल लाइक, तो क्या बोलते हैं उसको, बता दो भैया? वेसल, ठीक है, एंड ट्रैकेट्स, ठीक है। तो ये जो वेसल है मेनली, ये क्या होता है बेटा, एक पाइप के जैसा होता है, ठीक ऐसे ही पाइप के जैसे हो रहा है। तो ये पाइपलाइन यहाँ पर से बिछी हुई है ऐसे, जैसे ये पाइप में छोटा सा बता दिया, ये वेसल देखिए होगा ना आप लोग, डायग्राम में देखिए हम लोग, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, उसमें जो मेनली जो छोटा छोटा छेद होता है दैट इज वेसल्स की ओपनिंग होती है। तो ये ऐसा है, ये ऐसा मान लो, ये वेसल ऐसा, तो ये पानी ऐसे आया, इस वेसल में घुसा, समझ आ रहा बात? तो ये वेसल में क्यों घुसा, क्योंकि भैया इसमें क्या है, एक तो सॉल्यूट पार्टिकल तो वहां तक तो चला गया, लेकिन इस वेसल से ये कैसे ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ेगा? अब सवाल ये है कि ये ऊपर की तरफ कैसे चढ़ेगा, तो जरूर ऊपर कोई ना कोई खींचने वाला है, पुल करने वाला है, या तो नीचे से कोई धक्का मारने वाला होगा, या ऊपर से कोई खींचने वाला होगा, सीधी सी बात है। नीचे से धक्का मारने वाला होगा, या यहाँ पर कोई ऊपर से, तो यहाँ पर ये मोटर क्या कर रहा है, नीचे जो पानी है उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है ऊपर खड़े होकर के, और नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, मोटर में पुश कर रहा है। तो यहाँ पर पुश थोड़ा बहुत होता है, उसी को हम रूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड है
उसी को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। तो रूट प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसके कारण डिफ्यूजन के थ्रू पानी चला गया। और एक और चीज बता दूं कि यहाँ तक जो होता है वो वाटर डिफ्यूजन के थ्रू ही जाएगा, मेनली डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पर पानी भरने के कारण क्या होता है, रूट में एक प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो गया, कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ जो रहता है जाता है। तो छोटे छोटे जो, मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ पूरा, छोटे छोटे जो ग्रासेस होते हैं, अगर आप देखोगे छोटे छोटे जो ग्रासेस होते हैं, ठीक है, या झाड़ियां होती है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं जो पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो घास में देखना बेटा, सुबह उठने के बाद ना आपको थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि बारिश गिरी हुई है, पतली पतली बूंदे होती है। कभी एकदम मॉर्निंग में गए हो आप, जब पानी अच्छा खासा रहता है, बारिश गिरा नहीं है, बारिश गिरा नहीं है, मान के चलो कि आप उसके सॉइल में पानी डाल दिए, ठीक है, आप पूरे घास के ऊपर पानी डाले हो, सॉइल में डाल दिए, लेकिन सुबह उठते ही आप देखोगे तो उसमें पतली पतली बूंदे होती है। समझ आ रहा है? तो वो रूट प्रेशर के कारण ऊपर आता है ना। और जो पानी ऊपर आ रहा है, जो बूंद जो दिखता है, जो छोटे छोटे जो बूंद दिखते हैं, ठीक है, तो जो वाटर का लॉस हो रहा है ये ग्रासेस के थ्रू, ये ग्रासेस है ऐसा। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इसके ऊपर रूट प्रेशर के कारण पानी ऊपर गया। और सुबह सुबह तो ये जो पानी की जो बूंदें आप देखोगे, है ना, दैट इज ये वाटर मॉलिक्यूल है, गैसेस के फॉर्म में नहीं है, वेपर के फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर ड्रॉप्स हैं, तो ये वाटर ड्रॉप्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है ना, नीचे से रूट के थ्रू, प्रेशर के थ्रू ऊपर जा, वाटर का लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग गटेशन बोलते हैं, गटेशन। ठीक है, गटेशन हो गया। देन अब बात आती है कि यार ये तो छोटे छोटे हैं, है ना, मैंने बता दिया है कि रूट प्रेशर भी कुछ चीज होती है, इसमें भी यही चीज होगी, ऐसे ही पानी का मूवमेंट होगा। और 120 फीट वाला जो प्लांट है उसमें भी जाइलम तक के वास्कुलर बंडल तक पानी ऐसे ही आएगा। ठीक है, दो प्रोसेस के थ्रू आता है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। ठीक, अब बात आती है कि भैया यहाँ से ये ऊपर कैसे चढ़ेगा, तो इसको मैं पूरा एक साथ मिला के बताऊंगा। ठीक है, कैपिलरी एक्शन, कोहेशन, एडेशन, दुनियादारी सब मिला के। तो ध्यान से सुनते जाएंगे, एक साथ में पूरा मिक्सचर करके बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक लीफ है, ठीक है, लीफ है। ठीक, तो भैया आपको मालूम है लीफ में क्या क्या होता है, लीफ में वास्कुलर बंडल होते हैं कि नहीं? ये वेन्स दिख रहा है, ये वेन्स दिख रहा है, इसमें वास्कुलर बंडल होगा, होगा। जाइलम फ्लोएम होगा। अब क्या होगा कि हर एक लीफ में स्टोमेटा होगा, होगा, स्टोमेटा होगा, होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, सूरज की रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर, पड़ रही है। ठीक, अब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो स्टोमेटा ओपन होगा कि नहीं होगा? स्टोमेटा ओपन होगा। स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, CO2 अंदर जाएगा और O2 बाहर आएगा, होगा? ठीक है, होगा। अब लीफ का अगर एनाटॉमी आपको याद है, लीफ का एनाटॉमी अगर आपको याद है, ठीक है, ये वास्कुलर बंडल है ना, ये कॉर्टिकल सेल्स हैं, ठीक है, बंडल शीथ सेल्स हैं इसके आसपास, ये हो गया, है ना, जो भी सेल्स हैं। अब यहाँ पर भी होगा बेटा एपिडर्मिस, यहाँ पर ऐसा स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, अब बात ये आती है यार कि कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा? अरे भैया सॉल्यूट, शुगर। ठीक है, शुगर इज सॉल्यूट। तो भैया अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है भैया, ये सॉल्यूट ज्यादा है, समझ आ रहा बात? तो सॉल्यूट के पास में अब वाटर का मूवमेंट होगा, होगा भैया, वास्कुलर बंडल में जाइलम में पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूट में घुसने की कोशिश करेगा तो ये वाटर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो लीफ है, ये जो लीफ है इसमें स्टोमेटा खुला हुआ है, ध्यान से सुनना, ये जो लीफ है इसमें स्टोमेटा खुला हुआ है। तो इस स्टोमेटा में क्या होगा बेटा, ये लीफ गर्म हो गया, ध्यान से सुनना, ये लीफ गर्म हो गया ना, हीट आ रहा है इसके ऊपर, तो भैया लीफ गर्म हो गया, प्लांट गर्म हो गया है, तो ये लीफ अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करेगा,
ठीक है। तो वास्कुलर बंडल के जो जाइलम है उसमें पानी तो आ गया ना, पानी तो आ गया है। अब ये जो पानी है ये लीफ तक कैसे जाएगा? कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो वेसल्स जो होते हैं एक पतली पतली पाइप होती है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि पेट्रोल की टंकी से पाइप के थ्रू हम लोग पानी निकालते हैं, ये क्या है बेटा? वो कैपिलरी एक्शन होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, समझ आ रहा बात? तो कैपिलरी एक्शन होता है। तो पेट्रोल को आप जैसे हल्का सा पुल करोगे, ऐसे खींचोगे, एक बार ऐसा खींचोगे तो क्या होगा? जैसे पुल किए तो क्या होगा? पानी जो रहता है वो पतली पाइप के थ्रू कंटिन्यूअस फ्लो होगा। पेट्रोल कंटिन्यूअस, पानी या पेट्रोल कंटिन्यूअस फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। जो भी लिक्विड सॉल्वेंट है जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे से भी ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। अगर आपको कैपिलरी एक्शन पता होगा तो क्या होता है बेटा? इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा बेटा? कोहेजन। कोहेजन, समझ आ रहा बात? ठीक है। अब ये जो कैपिलरी की वॉल है, इस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेगा, उसको ऐड, समझ आ रहा बात? तो ये वाटर उस पे ऐड हुआ, उससे चिपका हुआ है, उसी को हम एडेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा बात? ये हो गया कोहेजन और एडेशन। अब बात आती है यहाँ पर सरफेस टेंशन की। तो कैपिलैरिटी में सरफेस टेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। मेनिस्कस वगैरह पढ़े हो ना आप लोग फिजिक्स में? हाँ सर, नहीं पढ़े? Yes, sir. पढ़े हो? फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह ऐसा पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं तो सर। क्या होता है मेनिस्कस? क्या होता है कि वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होने के कारण क्या होता है? सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से चिपक के रहने की कोशिश करते हैं, समझ आ रहा है? इसीलिए वाटर ड्रॉप बनता है, वाटर ड्रॉप बनता है, समझ आ रहा बात? वाटर ड्रॉप इसीलिए बनता है क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन होता है। तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास रहना चाहते हैं। भाई 10 लोग हैं, ठीक है, और सभी लोग एक दूसरे के पास में एकदम बिल्कुल चिपक चिपक के रहना चाहते हैं, बिल्कुल दोस्ती यारी। तो क्या हो जाएगा? उनका सरफेस एरिया क्या होगा? फैलेगा नहीं। वो भाई सब लोग अलग अलग रहेंगे तो आजू बाजू बैठे हैं ऐसा अलग अलग एकदम लाइन से, और चिपक के बैठेंगे तो क्या होगा? सब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, समझ आ रहा बात? तो वैसे ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं सरफेस टेंशन के कारण, इसीलिए मेनिस्कस डेवलप होती है। तो ये क्या होता है, और प्लस एडहेशन होने के कारण ये इससे चिपका हुआ है, इस कैपिलरी की वॉल से, और एक दूसरे के साथ भी चिपके हुए हैं क्योंकि उनमें कोहेजन होता है। तो कोहेजन होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। एडेशन होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल इस कैपिलरी वॉल के साथ में जुड़ा रहता है, और सारे वाटर मॉलिक्यूल एक साथ रहना चाहते हैं सरफेस टेंशन के कारण। तो ये ऐसा एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मूवमेंट वो हमेशा ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो क्या होगा, अगर ऊपर कोई यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसके पास जाना चाहेगा। यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल है, 2 ड्रॉप गिराना बेटा, आप लोग पानी का 2 ड्रॉप गिराना, और उनको एकदम पास पास रखना। जैसे हल्का सा आप बीच में हल्का सा पिन लगाना उनके बीच में, देखना दोनों पानी का जो ड्रॉप है वो बीच में आना चालू हो जाएगा। कभी किया हो ऐसा? किए हैं सर। ये 2 ड्रॉप डालना आपको, अगर सरफेस टेंशन, कोहेजन, एडहेशन, आपको मेनली कोहेजन देखना है, सरफेस टेंशन देखना है, तो 2 ड्रॉप डालना, ठीक। अब उन दोनों के बीच में ना ऐसा एक पिन लेना और उसको ऐसा कर देना। फिर आप देखना इसका ऐसा जो उठाव था ना, ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये जो ऐसा था ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। करके देखना। तो यही कॉन्सेप्ट कोहेजन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन के कारण एक कैपिलरी में वाटर राइज होता है, समझ आ रहा बात? ठीक है। तो ये वाटर राइज हो रहा है ना बेटा यहाँ पर सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये वाटर ऊपर एक बार जाना चालू हुआ तो वो कंटिन्यूस एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, ठीक। तो ठीक वही चीज लीफ में होती है। स्टोमेटा में से जब वाटर वेपर, ये गर्म हो गया लीफ, अब ये वाटर जो है वो ये बाहर निकलेगा। स्टोमेटा ओपन है, ये वाटर बाहर निकलेगा, समझ आया? ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो लीफ ठंडा भी हो रहा है और वाटर बाहर निकलेगा। तो ये बाजू वाला जो सेल है इसमें जो वाटर है ये इधर जाएगा, यहाँ का वाटर इधर जाएगा, एंडोडर्मिस का वाटर इधर जाएगा, पेरिसाइकल का इधर जाएगा, देन वास्कुलर बंडल में जो जाइलम है,
इसका वाटर भी इधर बाहर निकलेगा। तो ये क्या होगा, कैपिलरी पुल एक्शन। समझ आया बात, कैपिलरी पुल एक्शन। तो ये वाटर यहाँ से लॉस हो रहा है, वाटर निकल रहा है वेपर के फॉर्म में गर्म होकर के, तो सारे सेल से जब वाटर निकलने लगेंगे तो सारे सेल एक दूसरे के वाटर को खींचेंगे। क्यों क्यों खींचेंगे बताओ, एक सेल बाजू वाले सेल से वाटर क्यों खींचेगा, कौन बताएगा? क्योंकि उसके पास कमी है। क्या? नहीं बेटा, उसके पास वाटर की कमी नहीं है, उसके पास सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, तो ये सेल है कंपैरेटिवली भैया, यहाँ से वाटर का लॉस हुआ तो सॉल्यूट ज्यादा हो गया ना। ये वाला कॉन्सेप्ट तो बताया उससे, जैसे ये पानी खींचेगा वही वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पानी का लॉस होगा तो भी पानी खींचेगा। तो सॉल्यूट में वाटर निकला, तो अब यहाँ पर पानी ज्यादा है तो ये बोलेगा ये ले, तो फिर ये बोलेगा चल तू भी ले। यहाँ से पानी निकला यहाँ, तो यहाँ कमी हो गई, सॉल्यूट ज्यादा हो गया, तो सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो ऑस्मोसिस, तो ये क्या इधर खींचेगा, फिर ये इधर खींचेगा। ऐसे करते करते फिर जो सेल जाइलम के पास होता है वो भी तो वही रिक्वायरमेंट चाहेगा ना, पानी इधर चला गया तो अब उस जो जाइलम के पास वाले जो सेल्स हैं उसके पास पानी कम हो गया, तो जाइलम के पास पानी है तो वहां से वो खींचेगा। तो ऐसे खींचते 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 क्या होता है बेटा, ऐसा पुल हो रहा है। तो खींच कौन रहा है, पत्ती। ठीक है, तो ये जो लीव है ये खींच रहा है पानी को। समझ आ रहा है क्यों खींच रहा है, क्योंकि वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है, और वेपर के फॉर्म में वाटर का जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। वेपर के फॉर्म में जब वाटर का लॉस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको गटेशन बताया, वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में लॉस, लिक्विड फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है, दैट इज गटेशन। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले प्लांट्स में होते हैं, जिनमें जो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग होते हैं उसमें मेनली ट्रांसपिरेशन होगा वाटर वेपर के फॉर्म में। तो ये समझ आ रहा है, तो ये वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है तो सारे सेल खींच रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर पुल हो रहा है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल। इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। समझ आ रहा बात, पुल ट्रांसपिरेशन। तो बेटा अब ये वही हो गया ना। अब मुझे बताओ कि जब आप पानी की टंकी से या पेट्रोल की टंकी से ऐसा खींचते हो पाइप से, तो वो कैपिलरी एक्शन है, ये सेम ये वाला। ठीक है, तो उसमें पानी ऐसे थोड़ा थोड़ा आता है या फिर बल्क में आता है, बल्क में आता है। तो भैया भले ही ये जो वेसल है ये पतला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेसल, बहुत सारे वेसल, समझ आ रहा बात। तो ये ऐसा बल्क में फिर पानी का लॉस होता है। इसीलिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक एकदम जो हरा भरा जो पेड़ होता है उसके पास आपको ठंडक महसूस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर वेपर। तो भैया ये लीफ को पानी क्यों चाहिए, दूसरा कारण, एक तो ठंडा करने के लिए हो गया, गर्म वाटर का लॉस करेगा, और पानी है और क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस से जो पानी आता है वो वेपर बन के निकल जाता है। तो कितना, जितना पानी लीफ के पास आता है उसका 99% से ज्यादा वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। 1% से भी कम पानी का यूज करता है फोटोसिंथेसिस। तो ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए मेरे को पानी, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है बेटा, ज्यादा पानी सर्कुलेट होता है। अब सर ये पानी तो चला गया, पेड़ को कैसे पानी मिलेगा, भैया ये वेपर के फॉर्म में है, आसपास नीचे गिरेगा जमीन में, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है। अब हमारे जो होशियार लोग हैं ये लोग क्या करेंगे, पेड़ के आसपास पूरा कंक्रीट बिछा देंगे, मिट्टी रखते ही नहीं, उससे क्या होता है, रिसाइकलिंग नहीं हो पाता, तो पेड़ उतना ग्रोथ नहीं करता है अच्छे से जितना उसको करना चाहिए। जंगल वंगल में जाओ आप, जहाँ बहुत ज्यादा अच्छा हरा भरा है, देखो वहां पर ऐसा नहीं भी गिरता है पानी, तो काफी रिसाइकलिंग होता रहता है वहां पर पानी का, काफी अच्छा। ठीक है, समझ आ रहा बात। ये आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजों को मिला के बता दिया है, सिम्प्लास्ट एपिप्लास्ट बस बताऊंगा आप लोगों को। क्लियर हो रहा है बेटा ये? यस सर ऑलवेज ऊपर तक जाने का रीजन लीव्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन पुल ही होता है, मेनली ट्रांसपिरेशन पुल होता है, मेनली। ठीक है, जो मास से बल्क फ्लो होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल ही होता है, और रूट प्रेशर भी होता है, रूट प्रेशर भी होता है, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर भर जाता है तो वो प्रेशर के थ्रू कम वाटर पोटेंशियल वाला जो एरिया है ना,
हाँ। कम वाटर, जैसे कि मानसिक जाइलम में यहाँ पर कम वाटर पोटेंशियल है, तो हाई से लो में जाता है, तो रूट से ऐसा प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, पानी जाता है सट से मूव करता है, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक रहता है, और ये थोड़ी दूर तक के लिए बस, बाकी यहाँ तक खींचने के लिए इसको पूरा कैपिलैरिटी एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब फिजिक्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। यस सर। वही चीज नहीं पसंद है सर, हर जगह आ जाता है। आपको बता दूं बेटा, हर जगह ना फिजिक्स अप्लाई होता है, केमिस्ट्री अप्लाई होता है, बायो इज नथिंग विदाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोला था। ठीक है, बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के बायोलॉजिकल लाइफ पॉसिबल नहीं है, समझ आ रहा है? नहीं है, आप खुद ही सोचो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी तो ज्यादा एक्सिस्टेंस नहीं है विदाउट बायोलॉजी। बेटा अगर अर्थ में, अब मुझे फिजिक्स बताओ केमिस्ट्री अर्थ की में, रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी सर, नहीं मैं जब बता रहा लाइफ हूँ ही नहीं होगा। ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ में अगर कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर ना हो या फिर लाइफ ना हो, ठीक है, तब भी अर्थ अपने आप को सस्टेन करेगा। यहाँ पर जो जीव जंतु लोग रह रहे हैं उसके कारण अर्थ अपने आप को सस्टेन नहीं करता है। सारे लोगों को हटा दो ना, पानी तो रहेगा, हवा तो रहेगा, पत्थर तो पत्थर रहेंगे, पहाड़ अपनी जगह पर रहेगा, बादल अपने तरीके से उड़ेगा, समझ आ रहा बात? ठीक है, तो बादल एक से दूसरी जगह क्यों जा रहा है आपको मालूम है, फिजिक्स, ठीक है, अर्थ में लाइट पड़ रहा है उसके कारण बादल बनेगा, क्यों भैया, फिजिक्स है, इवेपोरेशन हो रहा है, समझ आ रहा है, एनर्जी ट्रांसफर, फिर वो बारिश, तो ये अर्थ सस्टेन कर रहा है, पहले भी था अर्थ सस्टेनेबल था, ठीक है, लाइफ होने के कारण अनसस्टेनेबल बन रहा है, हम ही लोग बर्बाद कर रहे हैं, लाइफ जो है ना अर्थ में, वो अर्थ की सस्टेनेबिलिटी को खराब कर रही है और कुछ नहीं, समझ रहे हो? तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा, फिजिक्स तो रहेगा ही, केमिस्ट्री तो रहेगी, एटम्स तो मिलेंगे एक दूसरे के साथ, मॉलिक्यूल बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो एलिमेंटल हो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई केमिकल कंपाउंड हो, तो केमिस्ट्री तो रहेगी, फिजिक्स तो रहेगी, समझ आ रहा है? और केमिस्ट्री के कारण ही तो बायोमॉलिक्यूल्स बने। What is cell membrane? It's a chemical. What is protoplasm? It is a chemical. Water is also a chemical. H2O. समझ आ रहा है? तो समझ आ रहा है बात? तो चलो ठीक है, अब उतना मत सोचो, दिमाग में ज्यादा मत कचरा भरो, क्लियर है ये? जी सर। सर आप ये अभी ये जो आपने मेनिस्कस बनाया था उसमें आप क्या बता रहे थे कि अगर मतलब मेनिस्कस ऊपर खिंचाएगा, ऐसा कुछ बता रहे थे क्या? बेटा ऊपर अगर वाटर है, थोड़ा सा भी ऊपर अगर वाटर है तो हम्म। ये उधर की तरफ पुल होगा ना बेटा, खिंचाएगा ना, सरफेस टेंशन अचीव करने के लिए ऐसा खिंचाएगा नहीं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया ना, यहाँ पर अगर यहाँ दो हल्का सा एक लाइन खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर सेंटर की तरफ आ जाएगा, हाँ। वैसे ही है यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी वाटर ड्रॉप है तो ये ऊपर की तरफ खिंचाएगा, तो वैसे ही होता है, यहाँ वाटर ड्रॉप है, ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, इसको खींचा, इसको खींचा, ऐसा खींचते 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 कैपिलरी एक्शन ऊपर की तरफ खिंचा गया, पुल हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो तो अब ये जो है रूट में वाटर का कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये दो तरीका है, एक एपोप्लास्ट होता है और एक सिम्प्लास्ट होता है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, एक्चुअल में ये चैप्टर ना जब तक एनाटॉमी अच्छे से नहीं आता ना तब तक थोड़ा दिक्कत जाती है इमेजिन करने में, है ना, एनाटॉमी अच्छे से आता है तब ये बहुत आसान है, वरना एक एक चीज बताना पड़ता है, कौन सा सेल क्या है। तो अब एक टॉपिक है, हाउ डू प्लांट एब्सॉर्ब वाटर, है ना, तो दो वर्ड है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, ठीक, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट एकदम सिंपल सा देखेंगे, ठीक है, एक डायग्राम भी बता दूंगा आपको। एपोप्लास्ट जो रहता है वो वाटर मूवमेंट थ्रू वॉल टू वॉल होगा, हाँ वॉल टू वॉल, ठीक है, और यहाँ पर वाटर मूवमेंट
थ्रू सेल, या बोल सकते हैं सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल टू सेल, ठीक है, किसके थ्रू? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया कि वॉल टू वॉल। अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, फिर से रूट का एक डायग्राम देखेंगे तो ये क्या हो गया भैया, ये ऐसा, ये समझ आ रहा है ये क्या चीज है? रूट हेयर भाई है। क्या है भाई आयुष, ये Root hair। सिंगल, ये क्या है भैया? ये रूट हेयर है, रूट ठीक है। ये क्या चीज है भैया नासिर? सर ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, है एपी कोरोना, कोरोना पूरा तुम्हारा पढ़ाई लेके चला गया क्या? सर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। चलो, मुझे एक चीज की खुशी है कि भाई जितने लोगों के घर में भी ये सब प्रॉब्लम हुई थी, मैं कई लोगों के घर में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं और कई लोगों के घर में अच्छा हो रहा है, ठीक है। मैं इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था भाई कुछ भी लगता है आप लोग बिल्कुल थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के कारण कई बार जो रहता है ना, बहुत सारे लोग हैं इस क्लास में जिनको ये सब प्रॉब्लम झेलना पड़ा है और कई लोग अभी झेल भी रहे हैं। तो बेटा कुछ भी लगता है तो आप लोग बेझिझक, है ना, बिल्कुल कोई भी चीज पूछ सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं, सोचना नहीं है कॉल करने में कि मैं कॉल करूं कि नहीं, बिल्कुल कॉल कर सकते हो, है ना। 50 कॉल ऐसे ही आते हैं, 5 और आएंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी। चलिए, तो ये एपिडर्मिस है, यहाँ पर क्या है भैया, कॉर्टेक्स है ना। तो अब ये कॉर्टेक्स हो गया, है ना, इसमें बहुत ही मिनिमम क्या बोलते हैं छोटे छोटे स्पेस होते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे भैया, एंडोडर्मिस देखेंगे। अब एंडोडर्मिस जो रहता है इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, ठीक है। एंडोडर्मिस में क्या होता है, ऐसा कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, इसका जो वॉल होता है ना, दो एक एक दूसरे सेल के आसपास जो वॉल होता है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है। अब देखो उसके बाद क्या देखेंगे, पेरिसाइकिल देखेंगे, देन उसके बाद क्या देखेंगे, वास्कुलर बंडल देखेंगे। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ आ गया, ठीक है। अब वाटर जो है ये मूव कर सकता है दो तरीके से, एक एपोप्लास्टिक और एक सिम्प्लास्टिक। तो एपोप्लास्ट में क्या होगा, वॉल टू वॉल जाएगा, ठीक है। तो वॉल मतलब ये जो रूट का वॉल है, यहाँ से होते हुए देखो मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाटर जो रहता है ये वॉल से ऐसा, ध्यान से देखना, ये वॉल, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम चालू होगा क्योंकि इसके वॉल से ये क्रॉस नहीं हो सकता, क्यों? सुबरिन होता है ना, वाटर होता है तो वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। सेलेक्टिव होता है ये एंडोडर्मिस जो रहता है, हर चीज को अंदर आने नहीं देगा या बाहर जाने तो बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो इवन आयंस भी यहाँ पर, जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे जो आयंस होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब भी जो रहते हैं वो ऐसे ही अंदर नहीं आते, ऐसे घूमते फिरते, ठीक है। चेक पोस्ट है ये एक प्रकार का, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक एंट्री यहाँ पर रुक गई, यहाँ तक जाना था, ठीक है। अब देखेंगे आगे, है ना। अब एक और चीज देखेंगे कि भैया जो सिम्प्लास्ट होता है वो कैसे होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये रेड वाला, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, ये घुसेगा सीधा रूट हेयर के सेल में। रूट हेयर इज अ सेल, ठीक है। ये सेल से दूसरे सेल, तीसरे, चौथे सेल के अंदर, और सीधा सीधा दिख रहा है आप लोगों को, ये सेल में मूवमेंट दिखा रहा हूँ, सीधा एंडोडर्मिस के सेल में, एंडोडर्मिस के सेल से पेरिसाइकल के सेल में, पेरिसाइकल के बाद फिर वास्कुलर बंडल में। अब यहाँ पर मैंने एक चीज को रोक दिया है, तो भैया अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, पानी तो जाना है, क्या कर सकते हैं बताओ, फोर्स वगैरह, क्या कर, कैसे ले जाएं? देखो तो फोर्स होते होंगे कुछ। ये जो तरीका होता है ये सिम्प्लास्ट होता है, ठीक है।
और ये जो तरीका होता है ये एपोप्लास्ट होता है। ये वाटर, ये जो रहता है ये एपोप्लास्ट होता है। भाई सीधी सी बात है, सिम्प्लास्ट में वाटर अगर सेल के अंदर एंडोडर्मिस के अंदर घुस के जा सकता है तो ये भी जा सकता है। वॉल से नहीं जा सकता तो ये भी जा सकता है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इसके अंदर घुस के फिर इसके वॉल से होते हुए जाएगा, इसके वॉल से होते हुए जाएगा। समझ आ रहा बात? देन ये वास्कुलर बोले नहीं जा सकता, वॉल से नहीं जा सकता लेकिन सेल के अंदर से घुस के जा सकता है। सिम्प्लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से होते जा रहा था, तो ये कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस के सेल के अंदर घुसा। ये वॉल है बेटा, ये वॉल है जो ब्लैक कलर का बना है ना, ये वॉल है ना, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना, सुबरिन डिपोजिशन है, तो ये वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता। एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है, सारे वॉल से जा रहे हैं। देखो ये रूट हेयर के सेल के अंदर से नहीं जा रहे, इसके वॉल से ऐसे होते हुए, ठीक है, ये वॉल मैंने देखो ना यहाँ पर वॉल बना है, ये वॉल से होते हुए ऐसा, ये सेल का अंदर नहीं दिखाया, सेल के वॉल से ऐसे होते हुए जा रहा है, ये अंदर घुस गया। देन उसके बाद इसमें भी मैंने यहाँ पर वॉल से ही इसका ट्रांसपोर्ट दिखाया, सेल के अंदर से नहीं, यहाँ पर सेल के अंदर से दिखाया है, ये वॉल से मैंने दिखाया वास्कुलर बंडल। सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा है, ये रूट के हेयर सेल के अंदर घुसा, देन ये सेल से होते हुए इसके सेल के अंदर, तो ये सेल के अंदर, ये भी सेल के अंदर। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, एपोप्लास्ट हो या सिम्प्लास्ट हो, एक ही ध्यान रखना कि दोनों एंडोडर्मिस में सेल के अंदर घुस के जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन होता है किसका, कैस्पेरियन स्ट्रिप का। समझ आ रहा बात? तो सेल से ही जाएंगे, तो सेल के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग सिम्प्लास्ट बोलते हैं। तो एपोप्लास्ट के अंदर आपको सिम्प्लास्ट भी मिलेगा, ये मेरा बताने का मतलब है। एपोप्लास्ट के अंदर सिम्प्लास्ट भी मिलेगा, ठीक है, सिर्फ कहां पर, एंडोडर्मिस के सेल में। देन उसके बाद फिर से वो जाएगा तो वो मेनली वॉल के थ्रू ही जाएगा जाइलम तक के, ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम है, उसको अपन देखते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है, यस ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी है। अब देखो बेटा, सेल वॉल, ये सेल एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड जाइलम, क्लियर है। कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा, ये ऐसा, ये जो एरो है ना, एक्चुअल में ये वाटर का मूवमेंट है, दिख रहा है ये, ठीक है, ये वॉल के थ्रू। अब ये यहाँ से ये वॉल को क्रॉस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्लियर है। तो ये सेल के अंदर घुसा एंडोडर्मिस में, देन फिर बाहर निकला एंडोडर्मिस में, कैस्पेरियन स्ट्रिप को बाईपास किया, देन फिर ये वॉल के थ्रू जा रहा है और ये जाइलम में, ठीक। दूसरा तरीका, पानी अंदर घुसा एंडोडर्मिस में, सॉरी एपिडर्मिस में, देन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कॉर्टेक्स में, देन कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, देन एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में, देन उसके बाद सीधा जाइलम में। तो मैक्सिमम जो, देखो बेटा, सेल के अंदर से जा रहे हैं तो सेल स्ट्रीमिंग हो रही है, मतलब सेल पानी को घुमा घुमा के एक से दूसरी जगह फेंक रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, समझ आया बात, है ना। तो ये सेल स्ट्रीमिंग के थ्रू ये धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा, और सेल वॉल के थ्रू फास्ट होता है बेटा ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो वाटर का मूवमेंट होता है वो एपोप्लास्टिक होता है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर से जाएगा तो टाइम लगेगा ना, धीरे से डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस, ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है, बट वॉल के थ्रू जा रहा है थोड़ा फास्ट हो जाता है, यहाँ बस स्लो होगा, फिर ये वॉल के थ्रू जाएगा सट से जाइलम में। समझ आ रहा बात कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये है ना। चलो देन अब इसके बाद क्या है, मैक्सिमम चीजें तो हो गई हैं आपकी। माइक्रोराइजा तो पता है आप लोगों को, माइक्रोराइजा पता है ना। चलिए, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन एडिशन, सरफेस टेंशन, ये सब तो हो गया है। फोटोसिंथेसिस में मैंने बता ही दिया है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा वाटर लॉस किस में होगा, C3 प्लांट में या C4 प्लांट में? ये आता है एग्जाम, वाटर लॉस मतलब वाटर ज्यादा चाहिए रहेगा, हैं? C3 में ज्यादा लॉस होगा। C3 में ज्यादा लॉस होगा, क्यों?
देखो बेटा, C3C4 में हम लोगों ने क्या देखा था फोटोसिंथेसिस में, स्टोमेटा दोनों में खुलेगा, स्टोमेटा दोनों में खुलेगा, स्टोमेटा खुलेगा तो वाटर वेपर का लॉस तो होगा, साथ ही साथ CO2 भी अंदर जाएगा। अब मान के चलो कि एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस हुआ, एक मॉलिक्यूल CO2 अंदर गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो CO2 अंदर गया और वाटर बाहर निकला, ठीक है। अब ये जो CO2 है पूरा का पूरा यूज नहीं हो पाता C3 में, लेकिन C4 में मैक्सिमम CO2 यूज होता है। तो भैया यहाँ पर खुद ही सोचो कि जितना पानी यूज हो गया, जितना पानी का लॉस हुआ उतना CO2 यूज नहीं किया C3 में, समझ आ रहा बात। लेकिन C4 में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो जितना CO2 गया उतना ही पानी का लॉस हुआ। तो पानी का लॉस अगर हम देखें कंपैरेटिवली, जैसे कि C3 में अगर हम देखें, भाई C3 अगर है तो एक वाटर वेपर जा रहा है, एक CO2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 10 CO2 आ रहा है, 10 वाटर वेपर बाहर जा रहा है, तो 10 का 10 CO2 यूज नहीं होगा, आपको मालूम है, ठीक है। C4 में क्या होगा, 10 CO2 जा रहा है, ठीक है, 10 वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये 10 का 10 यूज हो जाएगा। इसमें से कितने यूज हुआ, मान के चलो कि 3 CO2 बस यूज हुआ, बाकी वेस्ट हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन वगैरह में, ठीक है। तो ये 3 CO2 वेस्ट, 3 CO2 का यूज किया, लेकिन 10 वाटर भी तो बाहर फेंका गया इस चक्कर में। आया 10 लेकिन यूज हुआ 3 से 4, आया 10 लेकिन यूज कितना हुआ 3 to 4। समझ पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो। और यहाँ पर आपका 10 CO2 यूटिलाइज हो रहा है और 10 H2O बाहर निकल रहा है। तो मुझे बताओ कि वाटर का लॉस किस में ज्यादा हुआ, C3 में या C4 में? C3 में। भैया 10 H2O बाहर गया, 10, हाँ किसका है भाई एकदम, 10 H2O बाहर गया, 10 CO2 अंदर आया, तो 10 CO2 अंदर आया, 10 का 10 फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया। यहाँ पर 10 CO2 अंदर आया तो 3 ही CO2 यूज हुआ, लेकिन 10 H2O बाहर चला गया। तो नेट जो रिजल्ट है प्रोडक्ट बनने का, इसमें ज्यादा बना विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। नहीं समझे? अगर हम इसको ऐसा देखें कि भैया यहाँ पर तो कुल मिलाकर के मुझे अगर 10 CO2 अंदर गया है, 12 ले लेते हैं तो क्या थोड़ा 120 ले लेते हैं, ठीक है, 120 ले लेते हैं, ऐसा इसको समझाने के लिए। क्यों 120 ले रहा हूँ बताऊंगा आपको। 120 120, ठीक है, तो 1/3 ही इसमें यूज होगा, कितना भैया 40 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना शुगर मॉलिक्यूल बनेगा, ओहो शिट,